नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, हेडलाइंस में बने रहते हैं। उन पर आप जितने इल्जाम लगा लें कम हैं, उनसे जितने सवाल पूछ लें कम है। आज आपकी अदालत में हम एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जो हमेशा विवादों में घिरी रहती है, खबरों में बनी रहती है। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। बीजेपी से निष्कासित नेता उमा भारती आपकी अदालत में हाजिर हो। इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज हरविंदर आहूजा की इजाज़त चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। आपकी अदालत में जनता का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले एक नज़र डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का मुकदमा उमा भारती पर चलाया जा रहा है। एक पृष्ठभूमि। उमा भारती पिछले 15 बरस से भारतीय जनता पार्टी का जाना पहचाना चेहरा रही हैं। कभी स्टार कैंपेनर के रूप में, कभी सरकार में मंत्री के तौर पर, कभी पार्टी के महामंत्री की भूमिका में, तो कभी मुख्यमंत्री के रोल में। उमा भारती हमेशा लाइमलाइट में रहीं, लेकिन जिस बीजेपी ने उमा भारती को सिर आंखों पर बैठाया, उसी पार्टी ने साल भर में दो बार उमा भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उमा भारती उन नेताओं में से नहीं है जो कोने में बैठकर मौके का इंतजार करें। उमा भारती सड़कों पर निकल पड़ी हैं। इन्होंने भोपाल से अयोध्या तक राम रोटी यात्रा की, आंध्र प्रदेश जाकर किसानों का दर्द सुना और अब ये भारत यात्रा पर निकलने को तैयार हैं। तो सिलसिला शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम उमा भारती पर। बीजेपी से निष्कासित उमा भारती पर आरोप है कि इन्होंने कुर्सी पाने के लिए बगावत की। उमा जी, ये कहा जा रहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी से जो झगड़ा किया, आपने मध्य प्रदेश में जो बगावत का झंडा उठाया, सिर्फ इसलिए कि आप राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। मैं चारा घोटाला या हवाला घोटाला में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी हूँ। मैंने तिरंगे की शान के लिए खुद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और मैं इस बात के लिए बहुत खुश थी कि मैं यहाँ रह करके देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगी। लेकिन यहाँ पर जब कोई काम करने की स्थिति नहीं बन पाई और 1 साल तक अनुशासन के नाम पर जिस मानसिक यातना को मैंने झेला है, उसको मैं कभी बता करके अटल जी और आडवाणी जी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ देश के सामने। दूसरी बात, अगर मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती थी तो अपनी ही खून पसीने की मेहनत से बनाई हुई सरकार की मुख्यमंत्री बनना चाहती थी ना। दूसरे का बच्चा चुरा के मां नहीं बनना चाहती थी ना। जिसको मेहनत से जन्म दिया 1-1.5 साल तक मेहनत करके, मैं उसी राज्य की मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। तो मैं कौन सा अनैतिक दावा कर रही थी, कौन सा गलत दावा कर रही थी? विधायक भी चाहते थे, जनता भी चाहती थी, पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया। जो भी ये कह रहे हैं वो झूठ बोलते हैं। अटल जी, आडवाणी जी और जसवंत सिंह जी तीनों चाहते थे कि मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनूं। बाकी के जो हमारे जो 3-4 प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, पॉलिटिकल मैनेजर्स, ये चाहते थे कि ना मैं मुख्यमंत्री बनूं, ना मैं महामंत्री बनूं, बल्कि एक एक करके मुझे इतनी यातना दे करके बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए। मैं तो अपने जिंदा रहने के लिए संघर्ष की हूँ। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात छोड़ दीजिए। अगर पार्टी के कुछ लोगों ने विरोध किया, मुख्यमंत्री पद नहीं दिया, तो आपके समर्थक ऐसा हंगामा करेंगे जैसा हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भोपाल में देखा? कुर्सियां तोड़ दी, लोगों की आपस में पिटाई की, खून बहा, पुलिस बुलानी पड़ी। ऐसा इतिहास में शायद ही कभी देखा होगा भोपाल में बीजेपी ने। आपको इसके लिए 2 लोग यहाँ लाने पड़ेंगे फिर, क्योंकि जब बाहर मैंने सुना कि हंगामा हो रहा है तो मैंने कहा कि ये कौन लोग हैं, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे एक माइक दीजिए, मैं कुर्सी पर खड़े होकर भीड़ को भगाऊंगी। तो संजय जोशी वहाँ मौजूद थे और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जो अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हैं वो मौजूद थे, और उन सब ने कहा कि नहीं दीदी, ये सब अनसोशल एलिमेंट है, ज़रूरी नहीं कि ये पार्टी का कार्यकर्ता है, आप बाहर मत जाइए। उन्होंने मुझे स्वयं ये बात कही कि आप बाहर मत जाइए, पता नहीं कौन लोग हैं। तो आप कैसे मान रहे हैं कि वो मेरे लोग थे? मैं तो उनको कंट्रोल करने जा रही थी। लेकिन ये तो सच है कि वो लोग आपके समर्थन में नारे लगा रहे थे। वो लोग अरुण जेटली, प्रमोद महाजन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उमा भारती जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। देखिए, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन के खिलाफ कोई नारा लगाए उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं, मेरे पक्ष में कोई नारा लगाए उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं, लेकिन मैं कंट्रोल करने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। उस दिन की जो तस्वीरें हमने टेलीविजन पर देखी, जो हमने दुनिया को दिखाई, उनमें यह है कि वो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, कुर्सियाँ
फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, जो गेट बने थे मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उनको तोड़ रहे थे। तो बहुत गलत कर रहे थे वो, और उन पर मैं तो काबू करने के लिए तैयार थी। अंदर लोगों को मालूम है कि मैं तो जा रही थी बाहर कि अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे तो यही नहीं पता था वो नारे किसके लगा रहे हैं। पार्टी कार्यालय तो बहुत बड़ा है ना, प्रीमिसेस बहुत बड़ा है, तो हम तो अंदर कमरे में थे, तो मैं तो टीवी पर देखी कि बाहर हंगामा हो रहा है। तो वे संजय बैठे थे मेरे सामने, तो मैंने संजय को कहा, संजय मुझे फ़ोन मंगवा, वो मेगा फ़ोन मंगवा दो, मैं बाहर जाके इस भीड़ को बाहर करूँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप बिल्कुल मत जाओ दीदी, पता नहीं कौन लोग हैं। इतनी सी बात हुई। लेकिन उमा जी, जो लोग भगवा वस्त्र पहनते हैं, जो लोग संन्यास ले लेते हैं, उनसे तो ये उम्मीद होती है कि वो सत्ता से कम दूर रहे, कुर्सी से दूर रहे, लेकिन आपकी सारी लड़ाई कुर्सी के आसपास घूमने लगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैंने संन्यास लिया है तो मैं ऑलरेडी सत्ता में थी। मैं दूसरी बार यहाँ पर सांसद बन चुकी थी और मैं दूसरे टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं संन्यास के बाद राजनीति में आई हूँ। पहले चीज़ ये ध्यान रखिए, राजनीति एक नेता ने संन्यास लिया है। और अब दूसरी बात पर आइए, संन्यास अपने लिए लिया है, देश के लिए लिया है। मैंने अपने गुरुजी से पूछा जब मैंने संन्यास लिया कि राजनीति छोड़ना है क्या, मेरे गुरुजी ने कहा नहीं, राजनीति और विकट करना है, सत्ता प्राप्त करनी है, गरीब के पेट में रोटी पहुंचानी है, औरत की इज्जत की रक्षा करनी है, इस देश का आदमी ईमान की रोटी खावे और इज्जत की जिंदगी जिए, इसके लिए पूरी ताकत लगाओ। इसी के लिए तुम संन्यास ले रही हो, इसीलिए मैंने संन्यास लिया है। अब आपने गुरुजी से ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा उठाना है, उसके लिए परमिशन है या नहीं? मैं पार्टी के खिलाफ बिल्कुल बगावत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कुर्सी जरूर चाहूँगी। हम मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, हम ईमानदार लोग मुख्यमंत्री बने, ईमानदार लोग प्रधानमंत्री बने, वो देश में सरकार चलाएं, वो राज्यों में सरकार चलाएं, इसमें कसर नहीं छोड़नी चाहिए। सिद्धांतों और नीतियों पर कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन इस देश के सम्मान की रक्षा के लिए, गरीब आदमी को रोटी पहुँचाने के लिए ज़रूर हमको सरकारें बनानी चाहिए, राज्यों में भी बनानी चाहिए और केंद्रों में भी बनानी चाहिए। हमको उन लोगों को खदेड़ देना चाहिए जो राजनीति को धंधे की तरह करते हैं, उनको राजनीति के मैदान से खदेड़ के बाहर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन उमा जी, एक उदाहरण आपका है जो ये कह रही है कि मुख्यमंत्री बनना ही है, एक उदाहरण सोनिया गांधी का है जिन्होंने हाथ में आई हुई प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। आपको भ्रम है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही है। मैंने कहा ईमानदारी और सच्चरित्रता की राजनीति करने वाले लोगों को सत्ता के बड़े बड़े पदों पर काबिज होना चाहिए। किसको क्या बन पाना और किसको नहीं बन पाना, ये तो जनता तय करती है। जो नेता ये सोचता है कि हम बनते और बिगड़ते हैं वो मूर्ख हैं, ये तो जनता तय करती है। जहाँ तक सोनिया गांधी जी की बात है, तो सोनिया गांधी जी वो महिला हैं जो फर्जी आंकड़ा लेकर के प्रधानमंत्री बनने के लिए पहुँच गई थी और वो राष्ट्रपति जी के यहाँ फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए पहुँची, दावा करती हुई कि isn't this how it happens? आप याद करिए ना पूरा, वो लौटी ही अचानक राष्ट्रपति भवन से बाहर तो बोली कि मैं नहीं बनना चाहती। अंदर गई तो यही कहती हुई गई कि ऐसे ही तो बनते हैं जैसे मैं बनने जा रही हूँ। इसका मतलब है कि वो नहीं बन पाई हैं, और वो क्यों नहीं बन पाई हैं ये मिस्ट्री सिर्फ राष्ट्रपति और सोनिया तक सीमित है। और चूंकि राष्ट्रपति की गरिमा अलग होती है, वो हमारे संविधान का हेड होता है, तो मैं उस पर क्या है वो रहस्य और खोला जाए ये दबाव में नहीं बना सकती। लेकिन ये सच है, अगर एक मिनट, वो सच है कि वो महिला चुनाव नहीं जीती प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो महिला गांधी का नाम लगा करके चुनाव जीती। अगर सोनिया के साथ गांधी का नाम ना हो तो पंच का चुनाव जीत करके बता दें। सरपंच का तो आप छोड़ दीजिए, पंच का चुनाव जीत के बता दें। लेकिन उमा भारती के ऊपर अगर संन्यासिन का ठप्पा ना लगाओ तो उमा भारती भी नहीं जीत सकती। मैं आपको फिर याद दिलाऊं क्या कि मैं 2 बार चुनाव जीत चुकी थी सन्यासी बनने के पहले, आपको भूल जाता है। नहीं, लेकिन आपके प्रवचन तो 8 साल की उम्र से शुरू हुए थे उमा जी। आपकी पॉपुलैरिटी थी वो इसी वजह से थी कि आप प्रवचन देती थी, लोग आपका सम्मान करते थे। मेरी जहां मैं चुनाव जीती वहां मैंने कभी प्रवचन नहीं किए, और उन दिनों विजुअल मीडिया भी नहीं था, तो उन्होंने मेरे प्रवचन सुने भी नहीं कभी, और अखबार वहाँ ज़्यादा बिकते ही नहीं थे। उन लोगों ने तो मुझे गरीबों के लिए काम करते देखा। आप नंबर्स की बात करें सोनिया गांधी के बारे में कि उनके पास नंबर नहीं थे तो भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की थी। नंबर तो आपके भी नहीं निकले। आपने कहा था कि मेरे साथ में सारे विधायक हैं, मेजॉरिटी विधायक मुझे चाहते हैं, लेकिन जब बाहर निकली आप तो आपके साथ तो 4 विधायक निकले। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ विधायक हैं। आपको किसने कह दिया? मैंने कभी क्लेम ही नहीं किया, मैं इस तरह के क्लेम ही नहीं करती। वो एक तो मैं मुख्यमंत्री बनना, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, ये मैंने कभी नहीं कहा। अटल जी और अडवाणी जी और जसवंत सिंह ने कहा कि उमा को बनाना है, और ये जो गैंग ऑफ 4-5 थी, इनने कहा ना महामंत्री बनेगी ना मुख्यमंत्री बनेगी, हम तो इसको नेस्तनाबूद करेंगे, ये इन्होंने कहा। मैं सुनिए एक मिनट, मैंने इन तीनों नेताओं को समझाया है। उस दिन शाम को 5 बजे जब पार्लियामेंट बोर्ड की दोबारा बैठक हुई, आधा घंटा मैंने कहा मैं तुम तीनों को 6 महीने से समझा रही थी ये बात कि ये लोग मुझे नहीं बनने देंगे,
तो मैं आप लोगों को 3-6 महीने से समझा रही थी कि आप तीनों बैठ लो और अपन बैठ के तय कर लें कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जो कि राज्य को वैसा चलाए जैसे कि हमने वायदे किए हैं, ताकि राज्य शांति से चले। आधे घंटे तक ये तीनों मौन बैठे रहे, ऐसे हाथ बांध के, मुझे जवाब नहीं दे पाए। तो मैं वहाँ से निकली ये कह करके कि तुम्हारा ये मौन पार्टी के लिए अभिशाप है और देश के लिए अभिशाप है। आप कभी पूछेगा कि मैंने कहा कि नहीं उनको, इन तीनों को। इसलिए आपको याद होगा मैंने एक दिन आपको इंटरव्यू में कहा था कि ये तीनों ही बता पाएंगे कि सच क्या है। उमा भारती कभी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बोली। उमा भारती ये बोली कि आप बना सकते हैं तो ठीक, नहीं बना सकते हैं तो सत्ता का दलाल का मुहरा मत बिठाइए वहाँ पर, धन कमाने का एजेंट मत बिठाइए वहाँ पर। वहाँ बिठाइए जिसको विधायक, जनता और कार्यकर्ता पसंद करते हो, और सबको बैठ कर के तय करिए ये है सही। इस सही का कोई खंडन करके दिखाए, और ये खंडन कोई चंगू मंगू से नहीं चलेगा। अटल जी, अडवाणी जी और जसवंत सिंह, ये तीनों इसके गवाह हैं। वो तीनों जो बोलेंगे वो सच होगा। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेल की गई उमा भारती। बीजेपी से निष्कासित उमा भारती पर इल्जाम है कि इनका अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं है। उमा जी, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपके साथ काम कर चुके हैं, उनका इल्जाम यह है कि आप अच्छी हैं, आप पब्लिक की नब्ज को समझती हैं, आप चुनाव जिता सकती हैं, आप सेवा भाव से काम करती हैं, लेकिन अपनी वाणी पर, अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल नहीं है आपका। नहीं, आप तो दूसरा इल्जाम लगाने वाले थे, बीजेपी को नष्ट करने वो वाले। भी लगा देंगे उमा जी, जल्दी क्या है, बहुत चाहिए। हमारे एक जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका एक ही काम है, उनकी एक्सपर्टी है ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करना। ये उसी ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग के 2-4 सेंटेंस हैं, और वो 1 साल से यही धंधा कर रहे हैं। उनका एक ही काम है, वो किसी को भी एलिमिनेट करते हैं। उनके पब्लिशर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, वो बहुत अच्छे वकील हैं प्रोफेशन में। मीडिया को ज़्यादा टाइम देते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो मिलते भी नहीं हैं। आप उनका नाम लेने से क्यों कतरा रही हैं? नाम लेने से उनको महत्व मिल जाएगा, इसलिए नहीं नाम लेंगे। ये वो बोलते रहते हैं रोज, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं अगर मान लो कभी कोई बात कही भी, तो ये लड़ी तो हूँ मैं, कई बार कैबिनेट में लड़ी हूँ, अटल जी, अडवाणी जी लोग जब बैठे थे तब लड़ी हूँ मैं। जब मिनिस्टर बनी 6 साल रही हूँ मंत्री, चपरासी से लेकर के सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप कभी पूछिए मैं क्या टेम्परामेंटल थी उनके साथ। मैं चीफ मिनिस्टर रही 8 महीने। मैंने कभी एक कलेक्टर से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक अपनी आवाज़ भी तेज़ी से नहीं बोली, बल्कि वो उल्टा बोलते थे कि मैं इतनी अफेक्शनेट होकर बात करूंगी, उनके लिए कल्पना से बाहर की बात थी। टेम्परामेंटल होना जिसको ये कह रहे हैं, वो तो जैसे 4-5 लोग बैठे, अटल जी, अडवाणी जी बैठे हैं, और मुझे लगा कि ये कोई गलत डिसीजन हो रहा है, तो मैं अड़ गई कि मेरा डिसीजन नहीं होने दूंगी। तो घर के अंदर तो बच्चा वैसे ही बातें करेगा ना जैसे घर में करता है। मुझे क्या पता था कि ये सब पॉलिटिशियंस बैठे हैं, वो ये क्रिकेटनेस को ही डिसेंसी मानते हैं, ये इनोसेंस को और ट्रांसपेरेंसी को अब्यूज़ करेंगे और उसको टेम्परामेंटल होना कहेंगे। मैं कहूँगी मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं टेम्परामेंटल हूँ। ये मेरी ट्रांसपेरेंसी को टेम्परामेंटल होना कह रहे हैं और उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। आपके घर का बच्चा, आपकी खुद की बेटी आपके साथ कैसा बर्ताव करेगी, इसकी चर्चा आप अखबार वालों को ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में बताओगे कि वो टेम्परामेंटल है, जबकि वो लड़की बाहर ठीक से डिसेंटली बिहेव कर रही है। उमा जी, ऑफ द रिकॉर्ड तो ये बताया जाता है कि आपने वेंकैया नायडू को फोन करके कहा कि इतने जूते लगाऊंगी कि लुंगी उठाकर सीधे चेन्नई भागोगे। ऐसी गंदी बातें जो कर सकता है ना, वो दिमागी तौर पर बीमार आदमी है। उसको कहिए कि खाली दिमाग का इलाज जरूर करवावे। मैं आई एम सॉरी, मैं ऐसी भाषा सुन भी नहीं सकती। बोलने की बात तो छोड़िए। और ये भाषा सिर्फ बीजेपी के नेता का ही वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने आपको पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि आपकी ज़बान आपकी शत्रु बन गई है। उन्होंने पत्र का, मेरे पास पत्र की कॉपी है उमा जी, उन्होंने कहा आपका अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं है। अब उन्होंने किस भाषा पे कहा मुझे नहीं मालूम ना, क्योंकि मैं तो उनको हमेशा बड़ा भाई कहती रही। अब वो अगर मेरे मुंह से बड़ा भाई नहीं कुछ और सुनना चाहते थे तो मुझे तो मालूम नहीं है ना कि वो उनको किस भाषा के नियंत्रण की बात वो कर रहे थे। उमा जी, ये टेम्परामेंटल व्यवहार नहीं है कि बात बात पर आप नाराज़ होके अमरकंटक चली जाएं, बात बात पे नाराज़ होके आप बद्रीनाथ केदारनाथ चली जाएं। मैं कभी नाराज़ होके अमरकंटक बद्री केदार नहीं जाती। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि मैं तो बड़ी मस्त जाती हूँ, वहाँ खुश रहती हूँ। आप ये तो सोचिए कि मैं लास वेगास में कैसीनो तो नहीं जाती ना, मैं यहाँ गोवा तो नहीं जाती ना। जब सुनामी आया था तो पता लगाइए, जो जनरल सेक्रेटरीज मेरे बारे में आपको ये ब्रीफ कर दिए हैं
कि वो बात बात में गुस्सा होकर केदारनाथ जाती है। उनसे पूछिए कि जब सुनामी आया था तो तुम उन गरीबों की सहायता करने की जगह पर तुम कहाँ थे उस दिन? कौन गोवा में था, कौन लास वेगास में था, कौन इटली में था? जरा पता लगाओ। ये मुझे कह रहे हैं? अरे मैं जाती हूँ तो केदारनाथ जाती हूँ ना, शराब खाने में शराब पीने तो नहीं जाती, भगवान का भजन करने ही जाती हूँ ना मैं। लेकिन उमा जी, उनका ये कहना है कि आप जाती तो नाराज होके हैं, लेकिन जब कुर्सी पाने की और राजनीति करने की जो लालसा है वापस आपको खींच लाती है। किसको? आपको। मैं कभी कोई चीज़ छोड़ी नहीं, मैं राजनीति छोड़ी नहीं रही हूँ, तो कौन सी लालसा मुझे खींच लाती? मैं तो ऐसे ही जाती हूँ जैसे कोई बेटी बाप के घर जाती है। और मैं धर्म को निजी विषय मानती हूँ। मेरा तो मीडिया वालों से कहना है कि आप लिखिए ही मत कि मैं केदारनाथ गई। आप अपने कैमरामैन मेरे पीछे लगाते क्यों हैं? आपके रिपोर्टर छापते क्यों हैं? मैं तो बताती ही नहीं कि मैं केदारनाथ जा रही हूँ। ये तो मेरा निजी विषय है। आप निजी विषय को राजनीतिक बना क्यों रहे? क्योंकि उमा भारती ऐसी पर्सनैलिटी है, बिना रिपोर्टिंग के काम ही नहीं चल सकता। तो फिर हम क्या करें? फिर ये तो ठीक नहीं ना कि आप मुझे इधर से भी मारें और मुझे इधर से भी मारें। अच्छा, ये बताइए कि ये सही है कि आपने कई बार आत्महत्या करने की धमकी दे दी है? ये तो आपको व्यक्ति को सामने लाना पड़ेगा। आप नाम लेके बताइए किसने कहा आपको। और जब तक आप ये नहीं कहेंगे मैं ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग का ऑन द रिकॉर्ड जवाब नहीं दूंगी। नहीं, मेरे पास में तो अखबारों की कटिंग्स हैं। अखबार की कटिंग से क्या होता है? उसका खंडन भी पढ़िए फिर आप साथ में, फिर दोनों पढ़िएगा आप एक साथ। अब खंडन करने का मौका तो आपको दे रहा हूं ना मैं। ना, मैं बिल्कुल नहीं, मैं इस पे बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये बहुत घटिया विषय है, ये बहुत ओछी बातें हैं। मैं ऐसी बातों का आपको दोनों एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। आप वो खबर भी पढ़िए, उस खबर का खंडन पढ़िए। देखिए, मेरे पास वो खबर भी है जिस खबर में ये कहा कि उमा भारती ने अरुण जेटली को एक नोट भेज करके कहा मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, अपने ड्राइवर के हाथ सुसाइड नोट भेज रही हूँ। और अगले दिन उमा भारती ने कहा जेटली बताएं मैंने आत्महत्या करने की धमकी नहीं दी थी। हो गया, आपने दोनों बातें कह दी, खत्म हो गया। मैं अपना मुंह क्यों गंदा करूं? लेकिन ये बात आप ऐसा तो नहीं है कि मैं आप इस विषय पे बोल करके भी अपना मुंह अपने जवान गंदा नहीं कर सकती हूँ। बहुत घिनौनी और ओछी बातें हैं। मैं इस तरह की राजनीति कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करके ऐसी बातें अखबारों में प्लांट करके छपवाना ये अपना काम नहीं है। मैं जब राजनीति में आई मैं बहुत सुखी संतुष्ट प्राणी थी। मैं दुनिया के 80 देशों में घूम चुकी थी। राजमाता सिंधिया ने मुझे 8 साल की उम्र से एक कार, एक ड्राइवर, एक प्राइवेट सेक्रेटरी दिया हुआ था। मुझे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त थी। धार्मिक क्षेत्र में थी, लाखों लोग मुझे आदर और स्नेह की दृष्टि से देखते थे। जब मैं राजनीति में आई तो विशुद्ध मन से राजनीति में आई। हमारा देश दुनिया का नंबर 1 का देश बने और देश के लोगों की बुनियादी समस्याओं का समाधान हो। इसके अलावा मैं किसी पचड़े में कभी पड़ती नहीं हूँ। ऐसी बातें करने वाले लोग मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं। इनको अपने दिमाग के इलाज कराना चाहिए। इन्होंने इस देश की राजनीति का वातावरण बहुत गंदा कर दिया ऐसे लोगों ने। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी जनता इनको सबक सिखाएगी और मेरे जैसे लोग जनता से निवेदन करेंगे कि इनको सबक सिखाए जाएं जो मेरे जैसे लोगों को नष्ट करने पे आमदा है। उमा जी, इनको सबक सिखाने के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सांडों को पाला जा रहा है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने ऐसा कभी नहीं। मैंने आपको फिर कहा ना, आप खंडन पढ़िए ना साथ में। उमा जी, ये तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि हर रोज अखबार वाले आपकी बात को गलत कोट कर रहे हैं ना। मैंने जो कहा वो सुनिए। हाँ। मैंने टीवी पे कहा है। मैंने कहा कि सांड के लिए एक रूल और भेड़ के लिए एक रूल नहीं हो सकता, ये कहा। इसके अलावा उमा भारती ने दूसरा अगर कोई वाक्य बोला हो तो आप उस आदमी को सामने उपस्थित कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने कहा कि आप एक निरीह कार्यकर्ता के ऊपर डिसिप्लिन लागू करें और जो जेब में पैसा रख करके आपके ज़मीर को खरीद चुका हो उसको आप हर तरह के आरोपों के बाद में भी छोड़ करके रखें। एक उमा भारती है बेचारी जो तिरंगे के लिए कुर्सी छोड़ दी। एक उमा भारती है बेचारी कि कहा बिहार जाओ तो बिहार में मजदूरी करने लगी। सरकार बनाने का काम करो, लालू को हरा के दिखाओ और रात दिन मेहनत करके हम वो काम करा के लाए। मध्य प्रदेश में सरकार बना के दिखाओ, दिग्विजय सिंह को हरा नहीं जा सकता, तुम जाओ, हम वो काम किए। और उमा भारती ने अगर बेचारी ने ये कह दिया कि आप जरा विधायकों से पूछ लो, आप जबरदस्ती मत थोपो किसी को, तो इनडिसिप्लिन लागू कर दिया। और जिन पे हजारों करोड़ों के शेयर घोटालों के आरोप लगे हुए हैं, जो जिन्ना की मजार पे जाके फूल चढ़ा करके पार्टीशन की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, वो आज भी सिरमौर बने हुए हैं। तो मैंने कहा कि भेड़ काटी जाए और सांड से डरा जाए, ये 2 रूल नहीं चलेंगे। मैंने ये कहा है। इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला कि आपने कहा कि पार्टी में सांडों को पाला जा रहा है और भेड़ों को काटा जा रहा है। नहीं, तो अब इंटरप्रिटेशन करने वालों ने, आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया, तो इसमें मैं क्या करूं? आप हर चीज मीडिया पर दोषी डाल रहे हैं। मैं बता रही ना, मैंने तो ये कहा, मैं रिपीट कर रही ना अपने वाक्य, क्योंकि इसको ऑडियो वीडियो। और मैं आज भी इस बात को कह रही हूं, आज भी टुडे, कि सांड से डरना और भेड़ को काटना, अगर ऐसे राजनीति चलेगी तो देश को बहुत नुकसान होगा। आडवाणी जी ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने फिर रिपीट किया
कि मैं रिग्रेट ही नहीं करता हूं इस बात का। अरे आप पार्टीशन की प्रशंसा कर रहे हो। देखिए दो चीजें, जिन्ना की प्रशंसा करना उतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन उमा जी, जब पहली बार उन्होंने जिन्ना की प्रशंसा की थी उस समय आपने कहा था आडवाणी ने जो कुछ कहा सोच समझकर कहा होगा। मैंने नहीं कहा, मैं तो आडवाणी जी को जाकर के खुद बोली कि आडवाणी जी आप अध्यक्ष का पद छोड़ने का आपने पेशकश कर दिया, आप छोड़ दो क्योंकि लोग बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं। मैं अंदर थी तो अंदर बोल रही थी, उनको समझा रही थी एक बेटी की, और बल्कि वो मेरी बात मान गए थे। फिर ये लोग आपस में लड़ गए, ये 4-5 लोग कि अध्यक्ष कौन बने, और इनको लगा कि हम में से कोई नहीं बन पा रहा है, तो इन्हें आपस में तय किया कि जब तक हम में से कोई ना बन पावे तब तक आडवाणी जी चाहे जिन्ना की जय बोले चाहे राम की जय बोले, हम में से कोई नहीं बन पाया तो उमा भारती अध्यक्ष बन जाएंगी। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। इन्होंने 1 साल में मुझे इतनी टॉर्चर दिया है, हिटलर के गैस चैम्बर में जैसे लोग भून के मारे गए ना, मैं तो गैस चैम्बर में थी 1 साल, जिंदा आ गई, बस यही आप बहुत बड़ी बात समझो। और इसलिए आपने तय किया कि इस पार्टी को नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगी। कौन बोलता है ये? पार्टी को नेस्तनाबूद करने की जो बात कहेगा ना उसकी जबान खींच दूंगी मैं पार्टी को बचाऊंगी, मैं पार्टी की विचारधारा को बचाऊंगी। इन लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। 3-4 लोगों ने पहले दिल्ली में कब्जा किया इन लोगों ने, और इन्होंने जिस तरीके से नेताओं को अपने कब्जे में किया, उसके बाद इन्होंने प्लांट कर दिए अपने तरीके के लोग राज्यों में। ये कुल मिलाकर के 40-50 लोग हैं ये पूरे राज्यों में, और यहाँ भाजपा कोई प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, इलेक्टेड लोगों को हटाया और नॉमिनेटेड लोग बिठाए गए, और इन्होंने इलेक्शन के द्वारा आए हुए लोगों को हटाकर नॉमिनेशन कर करके इन्होंने बिठा दिए। ये कुल मिलाकर के 40-50 लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं, ये फॉरेन एलिमेंट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जनता से पूछते कितना भरोसा है आपको उनकी इन बातों पर? जी, क्या अगर भाजपा उन्हें दोबारा बुलाती है तो वो दोबारा भाजपा में जाएंगी? अगर वो ऐसा करती हैं तो हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी। मेरी पहली कोशिश यही है कि वह लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हों, और अगर वो स्थिति मुझे नहीं दिखेगी तो मैं लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों वोटर और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को अपने सीने में समेट करके खुद अलग हो जाऊंगी। और हम सब आपके साथ होंगे मैम। थैंक यू। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेल की गई उमा भारती। बीजेपी से निष्कासित उमा भारती पर आरोप है कि ये अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। उमा जी, आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी विदेशी लोग के हाथ में है, विजातीय तत्व, ये इसी इसको तरह अंग्रेजी में फॉरेन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन Foreigner नहीं बोल रही सच्चाई हूं। ये नहीं है कि बीजेपी के एक लीडर को चुन चुन कर आपने किसी न किसी वजह से उन पर वार किया है। देखिए, मैं चमचागिरी और चापलूसी की राजनीति तो करती नहीं हूँ। मैं चमचागिरी और चापलूसी करूंगी तो गरीब आदमी की करूंगी ना, जो सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है। इसलिए अगर मुझे लगेगा कि अटल जी की असहायता ठीक नहीं, उनको चुप नहीं रहना चाहिए था। जो मेरे साथ अन्याय हुआ 1 साल, और पार्टी का जो वैचारिक पतन हुआ 1 साल, मैं अटल जी को बहुत बड़ा मसीहा मानती हूँ। वो अपने व्यक्तित्व के नेता हैं, उनमें आज भी इतनी दम है कि वो जोर से ललकार देंगे तो ये 50 कांपने लग जाएंगे और भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके। लेकिन वो ऐसे असहाय होकर क्यों बैठे हुए हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं चकित हूँ। उमा जी, उम्र हो गई है अब उनकी, वो तो रिटायर होना नहीं, चाहते इससे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितने भी उम्र के हो जाएं, उनकी वैचारिक शक्ति क्षीण नहीं हो सकती। मुझे पता है, मैं उनको बहुत नज़दीक से जानती हूँ, और उनकी वैचारिक शक्ति विद्यमान है, और वो बिल्कुल ऐसे असहाय बैठे हैं। मुझे दुख होता है, उनकी असहायता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, देश को नुकसान पहुंचा रही है। और आडवाणी जी ने जो आइडियोलॉजिकल बैलेंस खोया है, जो वैचारिक संतुलन खोया है, उसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, देश को नुकसान पहुंचाया। और आप सोचते हैं कि मैं उनके सामने हैं करूँ, दोनों के सामने, वो तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन उमा जी, आप हैं इनके सामने ना करें, लेकिन प्रमोद आपके महाजन सामने कर सकती हूँ। लेकिन प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं, आपको इनमें से कोई इस काबिल नहीं दिखता कि वो पार्टी चला सके? ये सब काबिल हैं, सबके अंदर गुण हैं। इनके डिस्क्वालिफिकेशंस भी साथ में हैं, लेकिन इनके डिस्क्वालिफिकेशंस का ही प्रोटेक्शन हुआ, क्वालिफिकेशंस का नहीं हो पाया। और मैं व्यक्तियों को कभी इशू नहीं बनाती, इसलिए इसके अलावा मैं डिस्कस नहीं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास में इस देश के किसी भी राजनीतिक दल से सबसे अच्छी सेकंड रंग लीडरशिप है, मैं आपको बताऊं। लेकिन उनके जो दुर्गुण हैं उसको तो प्रोटेक्शन मिला, कंट्रीब्यूशन उस दुर्गुणों के द्वारा हुआ, और जो एसेट्स थे वो साइड लाइन हो गए। वहीं से प्रॉब्लम आई है, और इस प्रॉब्लम के लिए इसलिए मैं अटल जी और आडवाणी जी को जिम्मेवार मानती हूँ। जैसे मेरे क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस दोनों हैं, ऐसे हर एक में मैं ये थोड़ी दावा कर रही हूँ कि मैं 100% सही हूँ और बाकी लोग 100% गलत हैं। नो, एवरीबडी इज 75-50, इट इज़ लाइक दैट। लेकिन इसकी जिम्मेवारी किसकी थी कि चीज़ों को ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखा जाए, किसके किस टैलेंट को इंकरेजमेंट मिलना है, इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन किसकी जिम्मेवारी थी? ये सही है कि आपने इन सब नेताओं को लेकर पत्र लिखे, इन सब का रिपोर्ट कार्ड आपने सौंपा एक एक करके?
अपने कलीग के बारे में आपने भी देखा होगा कि ये तो रोज सेंट्रल हॉल में बैठ करके मेरा रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, तो एक तो मैंने भी बना दिया तो कौन सा पाप कर दिया। ये रोज यही तो धंधा करते हैं ये लोग सेंट्रल हॉल में बैठ करके। इनका प्रिय विषय उमा भारती है। आपको मालूम नहीं है, ये अदालत के सामने बताना चाहती हूँ, हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ है जब अकेले एक महिला के पीछे इतनी ताकत से कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता लगे हों। पार्टी नहीं, नेता खुद फोन जाते हैं, अटल जी और अडवाणी जी के घर से फोन जाते हैं चैनल वालों को, अखबार वालों को। आप बहुत उमा भारती को दिखाएंगे तो हमारी पार्टी का कोई नेता आपके पैनल में नहीं आएगा, आपके चैनल पर डिस्कशन के लिए नहीं आएगा, हमारे यहाँ से कोई इंटरव्यू आपको नहीं मिलेगा। ये 4-5 नेता जो बड़े बड़े पब्लिशर्स के साथ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ में दोस्ती बनाए हुए हैं, उनके जितने अखबार और चैनल हैं उनको इन्होंने कहा हुआ है कि आपने उमा भारती को दिखाया तो हम भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव भेजना बंद कर देंगे। आपको मध्य प्रदेश का नहीं मालूम, मैं जहाँ जहाँ से पदयात्रा में निकली वहाँ का मुख्यमंत्री पूरी सरकार को झोंके कि उमा भारती की सभाओं से मैच कैसे किया जाए। मैं इन महावीरों को कहूँगी, अटल जी और अडवाणी जी से लेकर के सबको, कि महावीरों, एक अकेली लड़की को तुमने सड़क पे फेंक दिया और इसके बाद में भी वो लड़की जिंदा रही। तुम पूरी सरकारों का धन झोंके हो उसको नष्ट करने में। तो मीडिया को पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो कि मुझे ना दिखावे, फिर भी वो मेरा थोड़ा बहुत साथ देने की कोशिश कर रहा है। जनता में मेरी इमेज की धज्जियाँ उड़ाने में लगे हो, मैं टेम्परामेंटल हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। इसके बाद में भी मैं जिंदा हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि अदालत मुझे इस बात के लिए आज मेरे सिर पे हाथ रखे, मेरी प्रशंसा करे पीठ ठोके कि इसके बाद में भी मैं सरवाइव कर गई और अभी भी वो चल रहा है। आपने भी जो कई आरोप लगाए, हमें भी फोन आ जाएगा कि क्यों दिखा रहे हैं। आया होगा, मुझे तो लगता है आपने बुला कैसे लिया। मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला लिया, बहुत बड़ी हिम्मत दिखा दी आपने। उमा जी, जिन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप कह रही हैं इतनी शक्ति, इतनी ताकत है, उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पार्टी में एक राम भी बना दिया, ये लक्ष्मण बना दिया। देखिए, अटल जी कई बार कोई कमेंट नॉन सीरियस होके भी करते हैं। आप कह रहे हैं कि अडवाणी को राम और प्रमोद महाजन को लक्ष्मण कहना नॉन सीरियस था? नहीं, नॉन सीरियस नहीं। अब इसमें दो बातें हैं, उनने एक को डिमोट किया है या एक को प्रमोट किया है। ये तो 10 कमांडमेंट्स के जैसा है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि ढूंढना पड़ेगा। हम तो ये जानना चाहते हैं कि राम लक्ष्मण तो तय हो गए, सीता कौन है? सीता तो भारतीय जनता पार्टी है जिसका हरण हो गया, और जिन लोगों ने हरण किया है वो लोग हैं जिनको मैं फॉरेन एलिमेंट कहती हूँ। और हम भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, अब हमें लंका जलानी पड़ेगी, हमें समुद्र लांघना पड़ेगा, हम भले ही बंदर और भालू हों लेकिन सीता को तो वापस लाना पड़ेगा। उमा जी, सीता का जब हरण किया था रावण ने तो भगवे वस्त्र पहन के किया था। हाँ, तो भगवे वस्त्र पहन करके किया था ना। राम का नाम तो लिया ना भारतीय जनता पार्टी ने। 10 साल तक रथ यात्रा निकाली है। अडवाणी जी राम रथ पर बैठ करके गए थे, तलवार घुमाते हुए राम की। हाँ, भाजपा वालों ने, सब ने, आपको याद नहीं आ रहा है फिर 93 और 94 का जो चुनाव हुआ है उसमें पोस्टर में लिखा कि जो कहा था सो किया, यानी हमने कहा था हम ढहा देंगे, हमने ढहा दिया, और आगे जो कहा सो करेंगे। और 96 के बाद कहने लगे कि राम जन्मभूमि तो एक ऐसा चेक है जो एक बार कैश हो गया, और अब एक बार कैश हो गया तो अब दोबारा नहीं हो पाएगा। राम का नाम भी लिया और राम को फेंक भी दिया। जो राम के नाम का इस्तेमाल करके उसको छोड़ता है ना, हनुमान जी उसको ऐसी गदा मारते हैं कि सिर फोड़ के रख देते हैं उसका। मैं आपको सब बताऊं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम उमा भारती पर। बीजेपी से निष्कासित नेता उमा भारती पर इल्जाम है कि ये अपने भविष्य को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। उमा जी, एक तरफ आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह मेरा चुनाव चिन्ह है, इसका दफ्तर मेरा दफ्तर है। मैं भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को मानती हूँ। नकली वाले अंदर हैं, असली वाला बाहर है। मेरी पहली कोशिश ये होगी इन 90 दिन की यात्रा में मैं जनता के बीच में इन पंचनिष्ठाओं के को लेकर के जाऊंगी कि किसी प्रकार से यह एलिमेंट अलग हो भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि ये विजातीय तत्व है भारतीय जनता पार्टी में। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर मैं पार्टी का वोटर, पार्टी का समर्थक, पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी की विचारधारा, इनको अपने सीने में समेट करके जितना बनेगा उतना हिस्सा अपने साथ लेके अलग होंगी। आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। आप अपना कंफ्यूजन बाहर निकालिए। आप ये बताइए कि आप वापस आवेदन करने को तैयार हैं, जैसा पार्टी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि आवेदन उनको करना चाहिए जो विचारधारा से बाहर निकल गए। देखिए, परिवार बनता है गोत्र से और पार्टी बनती है विचारधारा से। अगर आप उस गोत्र में हैं तो आप परिवार हैं। समूह से नहीं बनता। समूह तो सिनेमा घर में भी होता है, समूह तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे भी होता है। समूह पार्टी नहीं होता।
विचारधारा पार्टी होती है, जो विचारधारा छोड़ चुका वो पार्टी से बाहर है, जो बाहर है वो आवेदन करे। अगर आप मुझसे पूछें तो आडवाणी जी को आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टीशन की प्रशंसा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरी नज़र में आडवाणी जी अब नहीं है। लेकिन उमा जी, जो लोग आपके समर्थन में बयान दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो आपसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर क्रिटिसाइज किया है। तो अब वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं उनको कहूं मेरी प्रशंसा मत करो? मैंने कल्याण सिंह के बयान देखिए आपकी तारीफ में। ये वही कल्याण सिंह है जिन्होंने आपके नेताओं को, अटल बिहारी वाजपेयी को भुलक्कड़ और पियक्कड़ कहा था। आप उनको बुला के पूछिए, मैं कल्याण सिंह जी की प्रवक्ता नहीं हूँ। अरुण जेटली भी आपकी अदालत में आए थे और मेरी बहुत प्रशंसा कर गए थे। तो आपको खराब लगी उनकी प्रशंसा? नहीं, मुझे दोनों की नहीं खराब लगी, मैंने आपको पहले कहा ना। आपकी तारीफ में शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिए, वो शत्रुघ्न सिन्हा ने जिन्होंने आप बिहार भूल के रहे हैं कि मेरी तारीफ में आडवाणी जी बहुत बयान दे चुके और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार बनाने का श्रेय तो हमारी उमा को जाता है। तो आप उन सबके नाम लीजिए ना जो मेरी तारीफ में बोले हैं। मैं उनके नाम ले रहा हूँ जो अब भी आपकी तारीफ में बयान दे रहे हैं। जो वो अरुण अभी भी मेरी तारीफ में बोलता है, अभी यही बोले ना अदालत में आकर के आपकी। तो ये तो आपको इनवाइट करने का तरीका हुआ। किसको? अच्छा, खूब क्या पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं हो, सामने आते भी नहीं हो। आपकी अदालत में आज हमने उमा भारती से सफाई मांगी, भारतीय जनता पार्टी से उनके बनते बिगड़ते रिश्तों को लेकर। हमने उमा भारती से सफाई मांगी उनके टेम्परामेंटल होने पर। हमने उमा भारती से सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उनकी आलोचना को लेकर। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर, आज के जज हरविंदर आहूजा के फैसले का। जनता के इल्ज़ामों और प्रश्नों का जवाब उमा जी ने बड़ी चतुराई और बड़ी सरलता से दिया है। शब्दों का ताना बाना बुनने का महारत जो उन्हें प्राप्त है, उसी को ढाल बनाते हुए उमा जी ने आज हर इल्ज़ाम से अपने आप को बड़ी बेखूबी से बरी किया है। अदालत का ये मानना है कि उमा जी एक मास लीडर हैं, जनमानस उनके साथ है और जनता की सेवा करने का जज्बा और क्षमता उनमें पर्याप्त मात्रा में है और एक सिंसिरिटी ऑफ पर्पस, ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, वो उनकी हर स्टेटमेंट, उनके हर रिमार्क से छलकता है। अदालत साथ में उनको एक छोटी सी सलाह देने चाहेगी, चाहे इन्होंने इसको काफ़ी बार काफ़ी स्ट्रांगली डिनाई भी किया है। इन सब विशेषताओं के साथ अगर उमा जी थोड़ा सा आत्मसंयम बरतें और वाणी में थोड़ा नियंत्रण लाएं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इनको राजनीति के शिखर तक पहुंचने से रोक सकती है। धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं? मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय जज महोदय को और आपकी अदालत के में उपस्थित सभी लोगों को, और मुझे यहाँ आकर के अपना पक्ष रखने का मौका दिया। इसके लिए जो अदालत के में जो वकील साहब हैं जो आरोप लगाते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आपने जो मुझे वार्निंग के साथ छोड़ा है, उस वार्निंग को मैं अपने जीवन में डालने की कोशिश करूँगी। आपकी अदालत में आज हमने पेश किया उमा भारती को। उमा भारती के सामने जीवन की बड़ी चुनौती है, राजनीति की चुनौती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ, इस संघर्ष में वो सफल होकर सामने आएंगी। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।